नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गुंजन सिंह लोधी। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ की बात हमारे साथ। आज बात करेंगे तिरंगा यात्रा के बीच उठे झीरम घाटी के दर्द की। बस्तर में भाजपा की ओर से निकाली जा रही तिरंगा यात्रा और शहीदों को श्रद्धांजलि कार्यक्रम को लेकर छत्तीसगढ़ की सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने इस आयोजन को राजनीतिक कदम बताते हुए भाजपा पर निशाना साधा। दीपक बैज का कहना है कि कांग्रेस आज भी झीरम घाटी के उस भयावह नक्सली हमले के दर्द को नहीं भूल पाई है। ऐसे में शहीदों के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। दीपक बैज ने मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा से झीरम घाटी हमले की जांच को लेकर कई तीखे सवाल पूछे। उनका सवाल है कि वर्ष 2023 में सुप्रीम कोर्ट से एसआईटी जांच को मंजूरी मिलने के बावजूद अब तक एसआईटी का गठन क्यों नहीं किया गया। जिन बड़े नक्सली कमांडरों को सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार किया, उनसे झीरम हमले की साजिश को लेकर पूछताछ क्यों नहीं हुई। दीपक बैज ने यह सवाल भी उठाया है कि इतने साल बीत जाने के बाद भी झीरम घाटी हमले के असली गुनहगार और मास्टरमाइंड कानून के शिकंजे में क्यों नहीं आए। बैज ने कहा कि जब झीरम घाटी हमला हुआ उस वक्त राज्य में भाजपा की सरकार थी। ऐसे में भाजपा पर इस मामले की सच्चाई सामने लाने का दायित्व है। बता दें आपको कि जहां झीरम घाटी हमले के वक्त केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार थी, 2018 के बाद 5 साल छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस सरकार रही है। तब यह जांच क्यों नहीं की गई? क्या अब बीजेपी सरकार जांच में ढिलाई बरत रही है और सरेंडर कर चुके या पकड़े गए नक्सलियों से पूछताछ क्यों नहीं हुई? आज की चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द है। पहले कुछ प्रतिक्रियाएं सुन लेते हैं। ये बाइक रैली माने तिरंगा बस्तर तिरंगा रैली, इसका आयोजन होने जा रहा है कल सुबह 9 बजे से नारायणपुर से। और बस्तर तिरंगा रैली के इस आयोजन का भाव भी यही है। और मैं बहुत हृदय की प्रसन्नता के साथ आपसे ये विषय कहना चाहता हूँ कि बस्तर के कोने कोने तक भारत का तिरंगा इस बार शान से लहराएगा। इस बार 90 से अधिक और ग्राम ऐसे हैं जहाँ पहली बार तिरंगा लहराया जाएगा। हम वहाँ पर जहाँ लोग शहीद हुए हैं, हम वहाँ पर जहाँ पर हमारे जवान शहीद हुए हैं, या फिर हमारे बस्तर के आदिवासी समाज के भोले भाले लोगों की नृशंस हत्याएं की गई हैं, वहाँ की मिट्टी भी एकत्रित करेंगे और जो यहाँ संग्रहालय बनेगा उस संग्रहालय में उसका उपयोग करेंगे। हम लोग वहाँ जा करके ऐसे सारे ही स्थानों पर जो हमारे जवान हैं, शहीद हुए हैं, या हमारे स्थानीय लोग हैं, उनको एक बार पुनः श्रद्धांजलि देंगे। भारतीय जनता पार्टी इसमें स्तरहीन राजनीति कर रही है। वो इसलिए क्योंकि झीरम घाटी की घटना से अभी तक कांग्रेस पार्टी उभर नहीं पाई है। साथ ही 2023 में कांग्रेस की सरकार में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि एसआईटी झीरम घाटी मामले में जांच कर सकती है। क्या एसआईटी जांच कर रही है क्या? और अभी तो बहुत से नक्सली नेता सरेंडर हो चुके हैं, आत्मसमर्पण कर चुके हैं। क्या झीरम घाटी के मामले को लेकर उन नक्सली नेताओं से क्या सरकार पूछताछ की है क्या? इसलिए कि जिस झीरम घाटी की घटना हुई उस समय तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और उस सरकार में झीरम घाटी की घटना की उनके माथे में कलंक लगा हुआ है। को लेकर की सियासत भी काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। एक तरफ तो जहां बीजेपी की ओर से तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, लेकिन वहीं कांग्रेस का ये कहना है कि झीरम घाटी में जिन लोगों की मृत्यु हुई है उन्हें इंसाफ कब मिलेगा।
कब तक इस मामले को लेकर जांच पड़ताल की जाएगी? वहीं आपको बता दें कि 2023 में भी सुप्रीम कोर्ट से एसआईटी जांच की मंजूरी मिल गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी एसआईटी का गठन क्यों नहीं किया गया? इसी को लेकर के आगे चर्चा करेंगे। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। संतोष दास हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भाजपा प्रवक्ता हैं, रिंकी पांडे कांग्रेस प्रवक्ता, चंद्रशेखर शर्मा वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का बहुत स्वागत। और सबसे पहला सवाल रिंकी जी आपसे ही कि पहले जब ये इतना बड़ा हादसा हुआ, समझ में आता है कि बीजेपी की सरकार थी, लेकिन उसके बाद कांग्रेस की सरकार भी तो आई है छत्तीसगढ़ में, फिर क्यों नहीं न्याय दिया गया? देखिए, कांग्रेस जिस समय आई उस समय केंद्र में भाजपा की सरकार थी। जब हमारी सरकार केंद्र में थी तो उन्होंने एनआईए के द्वारा जांच करवाई, लेकिन उस टाइम यहाँ पर राज्य में सरकार थी रमन सिंह, भाजपा सरकार थी, उन्होंने कोई सपोर्ट नहीं किया। जब हमारी सरकार यहाँ पर आई, आपका यही सवाल था, तो उस टाइम पे केंद्र में भाजपा की सरकार बैठी थी। राज्य सरकार ने कई बार एसआईटी गठन करने की कोशिश की, उसका प्रयास किया, लेकिन केंद्र में बैठी भाजपा सरकार। ठीक है, लेकिन जब ये हादसा हुआ तब केंद्र की सरकार कौन सी थी? कांग्रेस की थी ना, तब भी इस पूरे मामले को लेकर जांच की जा सकती थी। ठीक है, वापस लौटूंगी रिंकी जी आपके पास। संतोष जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? इतना बड़ा हादसा हुआ, इतनी बड़ी घटना घटती है, कई ऐसे लोग जिनकी जान चली जाती है, लेकिन अब तक उस बात को लेकर के जांच पड़ताल सही ढंग से नहीं की गई। 2023 के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी एसआईटी के गठन को लेकर के बात कह दी थी कि जांच पड़ताल की जानी चाहिए, लेकिन अब तक गठन भी नहीं हुआ। संतोष जी। अनादि टीवी के सभी दर्शकों को नमस्कार और सभी मेरे साथी पैनलिस्ट को नमस्कार है। देखिए, झीरम घाटी मामले में हमेशा से कांग्रेस भ्रम फैलाने की कोशिश करती रही है और आज भी दीपक बैज जी का जो बयान सामने आया है उसको लेकर भी भ्रम की स्थिति है। और देखिए, ये दोनों बातें करते हैं। ये तो पहले ये कहते हैं कि भाई एसआईटी का गठन क्यों नहीं हुआ। पहले जब प्रदेश में हमारी सरकार थी, जब घटना हुई, दुखद घटना हुई, तो उस समय जब न्यायिक आयोग इसकी जांच कर रही थी, तब भी इनको आपत्ति थी कि न्यायिक आयोग जांच क्यों कर रहा है। और जब इनकी केंद्र में सरकार थी, मनमोहन सिंह की सरकार थी, उस समय उस सरकार ने एनआईए को जांच के लिए दिया, हमने नहीं दिया। एनआईए को जब जांच के लिए दिया और एनआईए ने जब जांच शुरू किया और आगे बढ़ी एनआईए जांच करने के लिए, उसके पश्चात केंद्र में हमारी सरकार बन गई। तो जब हमारी सरकार बन गई तो उसी एनआईए से इनको दिक्कत होने लगा। ये चाहते थे कि प्रदेश में एनआईए से जांच ना हो बल्कि एसआईटी जांच करें, जबकि एनआईए ने पूरी जांच प्रक्रिया पूरी कर ली थी। और अभी पिछले दिनों 10 अगस्त को ही एनआईए अपनी विशेष अदालत में इसकी आखिरी सुनवाई हुई, आखिरी बहस हुई, और उसके पश्चात अब तो इस मामले में फैसला आने वाला है। तो अब भी इनको इस मामले में केवल और केवल राजनीति करनी है, इनको न्याय नहीं चाहिए इस मामले में। और देखिए गुंजन जी, मांडवी हिडमा जो इस पूरी घटनाक्रम का, झीरम घाटी मामले का मास्टरमाइंड था, उसको खत्म करने का काम तो हमारी सरकार ने किया। और जब दिल्ली में जंतर मंतर में कुछ जेएनयू के लोगों ने प्रदर्शन किया, वहां पर ये नारा लगाया कि हर घर से हिडमा निकलेगा, तुम कितने हिडमा मारोगे, और दूसरे दिन राहुल गांधी उसी वीडियो को ट्वीट करते हैं। और यही नहीं, वो दूसरे दिन इन लोगों को अपने घर में नाचने के लिए बुलाते हैं। तो ये दोहरी नीति क्या कहना चाहते हो भाई? जो मांडवी जो हिडमा है, वो हुए इस मास्टरमाइंड है, इसका दोषी है झीरम घाटी हमले का, आपके नेताओं की हत्या का दोषी है। आप उसके समर्थन में नारे लगाने वाले तो लोगों के पक्ष में खड़े हो जा रहे हैं, वीडियो आप उसके समर्थन में डाल, उनको घर में नाश्ते पर बुला रहे हैं। तो ये किस तरीके की नीति है? आप नक्सलवाद को आप समर्थन करिए, या फिर झीरम घाटी हमले के जो मास्टरमाइंड है और जो दोषी जिन्होंने कारित किया घटना, उसकी मांग करिए कि भाई इनको दोषी को सजा मिले। तो आप दोनों तरीके से कैसे आप इसको हमेशा भ्रम की स्थिति फैला करके केवल इस मामले में राजनीति करने का काम कांग्रेस करती है, और आज भी दीपक बैज जी के बयान से यही साबित होता है। ठीक है, और ऐसे पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं, चंद्रशेखर शर्मा जी सारी बातें सुन रहे हैं। चंद्रशेखर जी, आप क्या कहेंगे? न्याय तो अब तक मिला नहीं है और सिर्फ पार्टियां यही बोलती हैं कि हमने ऐसा नहीं किया, इन्होंने किया, इन्होंने ऐसा नहीं किया, हमने किया। चंद्रशेखर जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अपना डिवाइस अनम्यूट कीजिए। जी चंद्रशेखर जी, अभी भी आपका डिवाइस
अनम्यूट है, अनम्यूट कीजिए उसको, म्यूट है। ठीक है चंद्रशेखर जी, वापस आपके पास लौटूंगी। देखिए, आप इस पूरे मामले को लेकर अगर हम बात करें तो न्याय तो अब तक नहीं मिल पाया है, लगातार सियासत यहाँ देखी जा रही है। संतोष जी, क्या न्याय नहीं मिलेगा? गुंजन जी, देखिए, न्याय दिलाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही किया है और आगे भी करेगी। यदि माड़वी हिड़मा मारा गया है तो उसका आप यकीन करिए, इसके जो बाकी भी साथी हैं वो भी, उनको भी सजा मिलेगी। और लगभग मुझे लगता है 110 से ज्यादा गवाहों के बयान भी हुए हैं। पर कितना समय, कितना समय? ज्यादा आरोपी झीरम घाटी जो घटना हुई है 2013 की, वो घटना है, उससे काफी ज्यादा समय हो चुका है, और कितना समय लगेगा न्याय मिलने में? देखिए, ये बहुत बड़ी घटना है और राजनीतिक इतिहास में, छत्तीसगढ़ के इतिहास की बात की नहीं, केवल पूरे देश के इतिहास की, राजनीतिक इतिहास की बात करूं मैं तो सबसे बड़ी राजनीतिक घटना है जिसमें एक साथ लगभग 26 लोग मारे गए और उसमें बड़े बड़े नेता कांग्रेस के थे। और केवल देखिए, कांग्रेस और भाजपा का विषय नहीं है ये विषय हमारे लोकतंत्र में जो काम करते हैं, लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए, चाहे वो कांग्रेस के हो, भाजपा किसी भी पार्टी को हो, यदि उनको तरीके से, यदि नक्सली हत्या हो, चाहे आतंकवादियों द्वारा हत्या हो, यदि इस तरीके से हत्या में वो मारे जाएंगे तो मुझे लगता है अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये घटना बिल्कुल किसी भी स्थिति में बर्दाश्त से बाहर है और ये इस घटना की बिल्कुल नियम से जांच भी हो। ठीक है संतोष जी, वापस लौटूंगी आपके पास, बिल्कुल वापस लौटूंगी। बिल्कुल चंद्रशेखर जी हमारी सारी बातें सुन रहे हैं। चंद्रशेखर जी, क्या कहना चाहेंगे आप इस घटना को लेकर? जी गुंजन जी, इसमें सबसे पहले तो ये देखना है कि आपकी जो ये तिरंगा यात्रा है और आपका झीरम कांड है, दोनों को अलग अलग सवाल होते हैं। ये तिरंगा यात्रा क्यों निकाली जा रही है? जो एक दंश था, एक कोड था छत्तीसगढ़ के सीने पे, छत्तीसगढ़ महतारी के सीने पे नक्सलवाद का जो कोड था, उसको विजय शर्मा जी के विशेष नेतृत्व में, अमित शाह जी के विशेष आदेश पे जिस तरीके से नक्सलवाद को पूरा खत्म किया गया है, ये तारीफे काबिल है। इनको तो कांग्रेसियों को खुश होना चाहिए कि जिन नक्सलवाद के कारण उनकी एक पूरी पीढ़ी खत्म हो गई है, पूरी एक बोलना चाहिए बड़े नेताओं का पूरा संगठन खत्म हो गया था, उनको खत्म कर दिया है छत्तीसगढ़ में। और तिरंगा यात्रा इसलिए भी निकाली जा रही है कि जिस बस्तर में कभी तिरंगा नहीं फहरता था, 15 अगस्त 26 जनवरी नहीं मनाया जाता था, उन क्षेत्र में, उन गांवों में जाके तिरंगा फहराना, आज गृह मंत्री जी का बुलेट में निकल के तिरंगा यात्रा करना, यानी वहां के लोगों को बताया जाने का एक संदेश है कि ये क्षेत्र है जो भय मुक्त हो चुका है, आतंक मुक्त हो चुका है। अब यहाँ झंडा भी फहरेगा, अब लाल झंडा नहीं फहरेगा, अब तिरंगा फहरेगा और जन गण मन भी होगा, वंदे मातरम भी गाया जाएगा। ये है इस चीज के लिए। लेकिन अगर जो राजनीति आती है झीरम कांड को लेकर कि कांग्रेस ने कार्यवाही नहीं की, भाजपा ने कार्रवाई, तो एक सवाल तो आज भी पब्लिक पूछती है कि वो क्या कारण थे कि अस्पताल में चरणदास महंत ने कवासी लखमा जी को डांटा था। किस लिए डांटा था वो बात आज तक कांग्रेस भी नहीं बता पाई है। किस चीज के लिए मुंह बंद कर रखने के लिए उनको कहा गया था, ये चीज कांग्रेस नहीं बता पाई है। 5 साल कांग्रेस थी तो जरूरी थोड़ी आपकी केंद्र की सरकार जांच करेगी तभी आपकी जांच पूरी होगी। छत्तीसगढ़ में भी पुलिस है, छत्तीसगढ़ में भी सीआईडी है, छत्तीसगढ़ में भी क्राइम ब्रांच है। छत्तीसगढ़ की पुलिस पे क्या कांग्रेस को भरोसा नहीं था? तो ये भी एक सोचने वाली बात है, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर शहीदों का सम्मान करना हर भारतीय का कर्तव्य है। शहीद किसी एक के नहीं होते। हमारे नेता अगर मरे हैं, शहीद हैं, तो भाजपा के भी लिए शहीद हैं और कांग्रेस के लिए भी शहीद हैं। इसमें यह कहना कि ये तेरा शहीद, ये मेरा शहीद, बहुत गंदी बात है। ये ओछी की राजनीति है कि शहीदों को भी पार्टियों में बांटना ओछी राजनीति से कम नहीं है। तो इनको ये सोचना चाहिए कि किसी सरकार किसी की भी हो, आप अपने स्तर पे तो जांच करते। 5 सालों में कांग्रेस की सरकार ने क्या किया? माना हमने कि भाजपा के शासन में हुई ये हत्याएं, भाजपा दोषी है, माथे पे कलंक है। फिर 5 साल कांग्रेस ने राज किया। कांग्रेस ने क्या किया? क्या चरणदास जी ने क्या बोला था? उस पे क्या खुलासा हुआ? एसआईटी की जांच रुकी है। चलो भाजपा की गलती है कि भाजपा ने एसआईटी की जांच प्रारंभ नहीं की है, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने अपनी पुलिस पे भरोसा किया कि नहीं किया? यह सबसे बड़ा सवाल बनता है कि कांग्रेसियों को अपनी सरकार की, अपनी छत्तीसगढ़ की पुलिस पे विश्वास था कि नहीं? उसकी भी तो जांच कर सकते थे। उस पर कौन रोक लगाया हुआ था? भाजपा की सरकार ने किया। जी बिल्कुल। रिंकी जी,
चंद्रशेखर जी के सवालों का जवाब तो आपको देना ही होगा, और इसके साथ एक सवाल ये भी कि जब बीजेपी की ओर से तिरंगा झंडा यात्रा निकाली जा रही, तो अभी ये एकदम से अचानक से झीरम घाटी कांड याद क्यों आया? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये बता दूं कि तिरंगे का सम्मान जो है वो भाजपा जो है वो अपने राजनीति के रूप में कर रही है, राजनीतिक दुरुपयोग कर रही है। ये सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि जो लोग मतलब तिरंगे का सम्मान की बात आज कर रहे हैं, उन्हीं के सहयोगी, उन्हीं के यहाँ 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया गया। वो तिरंगे की बात कर रहे हैं, वो भी किससे बोल रहे हैं कि उन लोगों से जिन्होंने उस तिरंगे के लिए आजादी की लड़ाई में अपने कितने लोगों को खोया है। उस तिरंगे, हमको तिरंगे यात्रा से कोई दिक्कत नहीं है, हम तो उसके साथ खड़े हैं, हम तिरंगे के साथ खड़े हैं। लेकिन उसी तिरंगे के नीचे संविधान भी आता है, लोकतंत्र भी आता है और नागरिक सम्मान भी आता है। उसी तिरंगे के नीचे हमारे देश के किसान भी आते हैं, महिला सुरक्षा भी होती है, बेरोजगार युवक भी आते हैं। केवल एक दिन का ये तिरंगा यात्रा निकालने से नहीं होता है। आप उसका मतलब समझिए, तिरंगे का मतलब क्या, ये बता सकते तिरंगे का मतलब क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है? आप बताइए। वो तो जानिए तिरंगे का मतलब क्या होता है। केसरिया रंग का मतलब क्या होता है? साहस, बलिदान। और सफेद रंग का मतलब होता है शांति, जो आप लोग नहीं ला सकते। आप लोग केवल हिंसा करना चाहते हैं, धर्म के नाम पे राजनीति करना चाहते हैं, लोगों को लड़ाना चाहते हैं। आप जानिए, हरे रंग का प्रतीक होता है, हरा रंग किसका प्रतीक होता है? विकास का। आप उस विकास, हरियाली और विकास का, विकास की आप बस्तर की बात कर रहे थे ना, अभी बस्तर की जो बात कर रहे थे, तो मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो बस्तर में विकास की बात कर रहे हैं, बस्तर में हम ये कर दिए, वो कर दिए, तो आपको सबसे पहले मैं बता दूं, विकास जो है आदिवासियों का नहीं, वहां के आदिवासियों का नहीं है, बल्कि वहां पर बीजेपी के उद्योगपति मित्रों का विकास करने की योजना ये बनाई गई है। विकास के आड़ में, बस्तर के विकास के आड़ में जो बैलाडीला व राव घाट के जल जंगल जमीन को पूंजीपतियों को सौंपने की तैयारी की गई है। नियत मिलाना का सच जो है, ये वो भी मैं आपको अभी बताती हूँ, उसका भी सच आप जानिए कि ये जो है, ये योजना सिर्फ सुरक्षा कैंपों से की 5 किलोमीटर की परिधि और विज्ञापनों तक ही सीमित है। असली अंदरूनी गांव आज भी वही हालत में है। आज भी यहाँ पीने का पानी नहीं मिल रहा, ना डॉक्टर है, ना शिक्षक है। आज ही की न्यूज में मैंने देखा, एक रिपोर्टर वहां की रिपोर्टिंग कर रहा था, धरातल पर जाकर के उनकी रिपोर्टिंग मैंने देखी। वहां जो सड़क बनी है केवल नाम के लिए, केवल सड़क ऊपर की परतें बिछा दी गई है, बाकी वहाँ कुछ भी नहीं। वो भी सड़क जाकर जो व्यक्ति देखेगा उससे ठीक है। रिंकी जी, कांग्रेस की सरकार में बहुत विकास हुआ था ना छत्तीसगढ़ में, 5 साल आपकी सरकार भी रही थी वहाँ। मेरा सवाल सिर्फ यही है कि जब झीरम घाटी के जो लोग हैं, जिनकी मृत्यु हुई है, उन्हें तब इंसाफ क्यों नहीं मिल पाया? अब वो चीजें क्यों याद आ रही है? झीरम घाटी जब हुआ, मैंने आपको बताया कि उस टाइम केंद्र में जो सरकार थी, केंद्र के सरकार द्वारा एनआईए से जांच करवाई गई, लेकिन जब वहां सरकार बदली तो यहाँ जो राज्य में जो सरकार बनी, उन्होंने किसी प्रकार का कोई सपोर्ट नहीं किया। मैं ये नहीं कहती कि एनआईए की जांच झूठी थी, नहीं, एनआईए ने जांच की थी, लेकिन जब केंद्र में भाजपा की सरकार आई तो उन्होंने उनके दबाव के कारण, उनके दबाव पर आकर के राजनीतिक रूप से जिस प्रकार से जांच होनी चाहिए थी, वो जांच नहीं हुई, निष्पक्ष जांच नहीं हुई। मैं कहती हूँ चलिए, कांग्रेस की सरकार थी, उसके बाद तो दोनों जगह में भाजपा की सरकार है, उसके पहले भी भाजपा की सरकार थी, क्यों नहीं जांची? अब क्या दिक्कत है? अभी जांच कर ले, वो अभी क्या ना देना चाहिए, दूध का दूध, पानी का पानी करना चाहिए उनको, अभी क्या दिक्कत हो रही है? ठीक है संतोष जी, अभी तो भाजपा की सरकार है दोनों जगह। बिल्कुल, आपके सवालों का जवाब लेते हैं। संतोष जी, क्या कहेंगे आप? गुंजन जी, मैं अभी कांग्रेस प्रवक्ता की बात सुन रहा था। देखिए, झूठ बोलना कोई इनसे सीखे, और इतना झूठ बोलते। केंद्र में जब इनकी सरकार थी, इन्होंने एनआईए से जांच कराई, और जब केंद्र में सरकार बदल गई तो एनआईए पे भरोसा टूट गया और अब एसआईटी की मांग करने लगे। और फिर से जब इनकी सरकार चली गई, एसआईटी बना नहीं पाए, और अब जब हमारी सरकार आ गई है भाजपा की, तो इनको एसआईटी की याद आ रही है। तो
कुल मिलाकर के इस मामले को उठाना चाहते हैं। और दूसरी बात, भूपेश बघेल जी कहते रहे कि भाई मेरे जेब में सबूत है। अरे कहाँ सबूत है? कब आपने एनआईए को दिया? कभी दिया क्या? तो दिया तो बताइए। तो इनके पास ना कोई सबूत है, ना कोई ऐसा प्रूफ है, और यदि प्रूफ है तो दें, और नहीं दे सकते तो कम से कम इंतजार करें जब एक इसका सवाल फैसला मेरा हो भी, जाए। एसआईटी का गठन क्यों नहीं हो पाया अब तक? जब 2023 में सुप्रीम कोर्ट की ओर से एसआईटी की जांच को लेकर मंजूरी दे दी गई थी, तो अब तक गठन क्यों नहीं हुआ? संतोष जी। नहीं, देखिए, एनआईए ऑलरेडी जांच कर रही है और एनआईए जांच के अंतिम पड़ाव में है। अभी 10 अगस्त को अंतिम बहस भी हो गई और बहस के बाद अब फैसले की बारी है। तो अब नए सिरे से फिर जांच करके फिर इसको लंबे सिरे पर अटकाने का काम ये भाजपा सरकार ऐसा नहीं करती है। हमको एनआईए पर पूरा भरोसा है, एनआईए की जांच रिपोर्ट पर, और उसके आधार पर अदालत भी फैसला देने वाली है। तो हमको पूरा भरोसा है। इनको एनआईए पर भरोसा नहीं, इनको एसआईटी पर भरोसा है। तो ये जो भ्रम फैलाने का काम करते हैं, मुझे लगता है एजेंसी है, ये भारत सरकार की एजेंसी है, इस पर भरोसा करना चाहिए, इनकी जांच पर भरोसा करें और न्याय तो मिलेगा। न्याय अदालत देगी, एजेंसी अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी और न्याय देने का काम अदालत का है। और दूसरी बात रंजन जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए 92 गांव ऐसे हैं जो नक्सलवाद से प्रभावित रहे हैं। पहली बार वहां पर तिरंगा फहरने जा रहा है। अबूझमाड़ जैसे इलाके में जहां पर आप दिन में भी नहीं जा सकते थे, वहां पर पहली बार तिरंगा फहरने जा रहा है। और झीरम घाटी जो कभी आतंक का पर्याय थी, उस घाटी से तिरंगा यात्रा निकलने वाली है। इनको पच नहीं रहा है कांग्रेस को। कांग्रेस किस मुगालती में है, किस भ्रम में है? आप देखिए बस्तर आकर के कैसे नक्सलवाद तक खात्मा हो गया। ये संकल्प शक्ति की जीत है ना, ये भारत सरकार के और विष्णुदेव साय सरकार के संकल्प की जीत है। और नक्सलवाद खत्म करके हमने जो अच्छा काम किया है, उसकी तारीफ कभी इनके मुंह से नहीं निकलती। केवल और केवल बुराई निकले की, और झीरम घाटी के नाम पर तो हमेशा भ्रम ही फैलाया है इन लोगों ने। बिल्कुल। और देखिए, जो मारे गए इस झीरम घाटी के बीच, इस कांड के बीच, उन सभी को न्याय मिलना भी चाहिए। बात यह किसी पार्टी की नहीं हो रही है, लेकिन सवाल ये कि सिर्फ उन्हें न्याय मिलना चाहिए। खैर, इस खास चर्चा के लिए आप तीनों मेहमानों का बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। और अब झीरम का जो इंसाफ है वो कब मिलेगा उन लोगों को जिनकी कोई गलती भी नहीं थी और उनकी मौत हो जाती है? खैर, इसी के साथ मुझे दीजिए नमस्कार।